महाराज जियाजीराव के अंतःकरण में अंग्रेजी सरकार के प्रति बहुत आदर, बुद्धि और प्रेम था। इसलिए उनकी क्रोध की अग्नि खूब प्रज्वलित हो उठी थी। इससे उनकी वीरश्री बहुत सुंदर रंग खिला रही थी और इधर महारानी लक्ष्मीबाई के कोमल हृदय में अंग्रेजी सरकार के जुल्मी व्यवहार के कारण क्रोध की भयानक आग धधक उठी थी। इस कारण उनके आवेश का स्वरूप विलक्षण प्रखर हो गया था। कुछ देर तक दोनों ओर से खूब तलवार पर तलवार बजी। सिंधिया सरकार के भड़कीली पोशाक वाले सिलेदार सिपाही क्षण भर में हैरान हो गए। महारानी के कस पर चढ़े हुए जवां मर्द सवार अपने शत्रुओं को नष्ट करने लगे। यह देखकर सिंधिया महाराज पीछे की ओर मुड़े और अपनी प्राण रक्षा के लिए दीवान दिनकर राव और दूसरे एक दो अपने विश्वासी सरदारों को साथ लेकर धौलपुर के रास्ते से आगरा के किले में आकर उन्होंने अंग्रेजों की शरण ली। वास्तव में सिंधिया सरकार ने उस समय अपनी राजभक्ति का बहुत अच्छा परिचय दिया और अपनी मित्रता पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी कुछ परवाह न करके प्राचीन संबंधियों से युद्ध किया। यह बात जिस प्रकार उनके लिए उस समय महत्वपूर्ण बात हुई, उसी प्रकार झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पराक्रम से भी याद रहेगी। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि महाराज जियाजीराव सिंधिया को, जिनके शौर्य के बड़े बड़े यूरोपियन लोगों ने तारीफ की है, जिनकी लड़ाई की तैयारी को देखकर शत्रु की छाती दहल उठती है और जिनके रथी महारथी शूर सरदारों को देखकर जीत खुद वश में हो जाती थी, वह महारानी की तलवार के जोर पर युद्ध से भागने को विवश हुआ। एक संस्कृत कवि के कथनानुसार इस नियम की सत्यता अच्छी तरह होती है कि महापुरुषों की कार्य सिद्धि उनके सच्चे पराक्रम पर निर्भर है, न कि केवल साधनों पर। महाराज जियाजीराव सिंधिया के महारानी लक्ष्मीबाई से पराजित होकर ग्वालियर से आगरा भाग आने पर राजमहल में बहुत हाहाकार मच गया। सरकार के हार कर आगरा चले जाने की खबर सुनते ही सारी राज स्त्रियां संरक्षण के लिए नरवन गांव में चली गई। वहां सिंधिया सरकार के एक दो विश्वास पात्र सरदार और पुराने रिसाले के जो कुछ स्वामी भक्त लोग थे, उन्होंने उनकी बहुत रक्षा की। इधर विद्रोही लोगों ने बहुत खुश होकर शहर में प्रवेश किया। ग्वालियर दरबार के जो सरदार और राजनीतिज्ञ आंतरिक तौर पर राव साहब पेशवा और तात्या टोपे आदि का अभिष्ट चिंतन करते थे, उनको इस विजय का हाल सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने इन लोगों का आगमन सुनकर अपना आदर दिखाने में कोई आगा पीछा नहीं सोचा। ग्वालियर की सेना ने अब राव साहब को ही अपना मुख्य स्वामी समझकर उनके स्वागत के लिए तोपों की सलामी दी और किसी प्रकार का विरोध न कर उन्होंने राजधानी में आने दिया। पेशवा बहुत ठाठ से अपनी सेना के साथ सिंधिया के राजमहल में पधारे और वहीं उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। महारानी लक्ष्मीबाई लश्कर के पास नौलखा नामक बाग में उतरी। पेशवा के साथ के और दूसरे सरदार तथा मित्र शहर के अलग अलग महलों में उतरे। मतलब यह है कि राव साहब पेशवा को बिना विशेष मेहनत के थोड़े ही समय में सिंधिया सरकार की राजधानी मिल गई और वहां उनकी स्वतंत्रता प्रदर्शक विजय पताका फहराने लगी। शहर पर अधिकार होते ही तात्या टोपे ने ग्वालियर के किले की तरफ कुछ सेना भेजी। किले के अधिकारी तात्या टोपे से पहले से ही मिले हुए थे, इसलिए किले पर अधिकार करने में उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। तात्या टोपी की सेना के पहुंचते ही किले वालों ने दरवाजे खोलकर सारा किला उनके अधीन कर दिया। ग्वालियर के समान जंगी और पहाड़ी किला तथा अनगिनत युद्ध सामग्री पाकर तात्या टोपे को बहुत खुशी हुई। उनको इस बात का गर्व भी हुआ कि ऐसे अजेय किले एवं अप्रियतम सामर्थ्य के आगे अब हमारी बराबरी कौन कर सकता है। किला और शहर ले लेने पर विद्रोहियों ने ग्वालियर में बहुत उपद्रव मचाया। पहले तो उन्होंने रेजिडेंसी पर धावा करके उसे जला दिया और वहां का सारा माल जाल असबाब लूट लिया। इसके बाद सिंधिया सरकार के पुराने राजमहल और उनके अंग्रेज हितैषी सरदारों के महलों पर उन्होंने हमला किया और उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया।
उन्होंने राजमहल को विध्वंस करके दीवान दिनकर राव, सरदार बलवंत राव और माहुरकर आदि प्रधान दरबारी लोगों की हवेलियां मिट्टी में मिला दी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी धन तृष्णा तृप्त करने के लिए शहर लूटना भी आरंभ कर दिया। परंतु सौभाग्य से जब राव साहब पेशवा ने इस बात का सख्त हुक्म दिया कि शहर वालों को कोई ना लूटे और ना कोई उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ दे, तब कहीं जाकर यह लूटमार बंद हुई। ग्वालियर विजय करके विद्रोहियों ने और खासकर राव साहब पेशवा ने सोचा कि अब सिंधिया शाही गई और पेशवाई आई। अब दरबारियों को अनुकूल देखकर राव साहब ने ग्वालियर के सारे सरदारों और जागीरदारों को इकट्ठा किया। सेना के अफसर भी जमा हुए। सिंधिया महाराज ने जिन 4 सरदारों को विद्रोही समझकर कैद कर रखा था, उन्हें पेशवा ने छोड़ दिया और वस्त्र आदि दिए। इन सबकी सलाह से आसपास के अनुकूल राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया। इस प्रकार सारी तैयारियां करके पेशवा ने खुद अपने को सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त तय किया। 3 तारीख को फूलबाग में बहुत जंगी दरबार लगा। पेशवा के अनुकूल सारे सरदार, राजनीतिज्ञ, सिलेदार आदि अपने अपने योग्य स्थानों पर सुशोभित हुए। तात्या टोपे और उनके नीचे की सेना के सारे सरदार अपनी अपनी पोशाक पहनकर, सिर में सिर पेंच और कलंगी लगाकर, कानों में मोतियों के चौकड़े और गले में हार पहनकर पूरे वैभव के साथ चोबदार और बंदी लोगों की मंगल ध्वनि सुनते हुए दरबार में पधारे। इसके बाद विधि के अनुसार ताजीम और दरबारी लोगों के मुजरे होकर पेशवा सिंहासन पर बैठे। उन्होंने इस खुशी में अपने सरदारों का अभिनंदन किया और बहुमूल्य वस्त्र आदि देकर उनका उचित सम्मान भी किया। रामराव गोविंद नामक एक सज्जन को प्रधानमंत्री के वस्त्र दिए और तात्या टोपे को सेनापति नियुक्त कर रत्नों से जड़ी तलवार दी। इसके बाद 8 प्रधान नियुक्त करके उन्हें योग्यानुसार अधिकार दिए। सैनिकों को 20 लाख रुपया बांटा गया। चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देने लगा। राव साहब ने सिंधिया सरकार के अचानक मिले हुए धन का खूब उपयोग किया। नित्य ब्राह्मण भोजन होने लगे। सैकड़ों भिक्षुकों को अच्छा अच्छा भोजन मिलने लगा। पाठशालाओं में हजारों आदमी ब्राह्मण भोजन, हीरे के लिए नौकर रखे गए। इस प्रकार राजमहल में नित्य नए नए उत्सव होने लगे। राव साहब पेशवा, तात्या टोपे आदि सुख में मग्न होकर अपने कर्तव्य को बिल्कुल भूल गए थे। यह हाल देखकर महारानी लक्ष्मीबाई को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राव साहब से बारंबार यही कहा कि आप इस समय ये सब सुख साज बंद कीजिए। यह समय उत्सव और आनंद मनाने का नहीं है, बल्कि युद्ध के लिए तैयार होने का है। परंतु राव साहब पेशवा ने महारानी की बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इस पर महारानी ने जोर देकर कहा, आप इस समय विजय के आनंद में मग्न हैं, परंतु यह बात अच्छी नहीं है। सिंधिया का सारा खजाना और सेना आपके अधीन है। इसका यदि अच्छा उपयोग नहीं किया जाएगा तो आपकी सारी आशाएं धूल में मिल जाएंगी। अंग्रेज लोग बहुत चालाक और मेहनती हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वे कब हम लोगों पर चढ़ाई कर दे। यदि आप ऐसे ही अचेत पड़े रहे तो हमारा नाश होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। इसलिए अब आप यह ऐशो आराम छोड़िए और सेना की तैयारी में लग जाइए। सैनिकों की तनख्वाह बढ़ाकर उन्हें उत्साहित करना चाहिए। यह समय व्यर्थ नष्ट करने का नहीं है। बहुत मुश्किल से कार्य साधन के लिए अनुकूल समय मिला है, इसलिए अब आपको सावधानी के साथ युद्ध की तैयारी में लग जाना चाहिए। परंतु बेसमझी के कारण पेशवा के मन पर महारानी के इस उपदेश का कुछ असर नहीं हुआ। वे लगातार उसी आनंद में मग्न रहे। ब्राह्मण भोजन भी वैसा ही चलता रहा। तात्या टोपे भी अपनी बलवान सेना के घमंड में मस्त रहे और उन्होंने तो यहाँ तक समझ लिया कि अब हमारी सेना का मुकाबला अंग्रेज लोग कर ही नहीं सकते। इधर कालपी युद्ध के बाद सरह्यू रोज आराम करने के लिए बंबई जाने वाले थे। उन्होंने अलग अलग अंग्रेज वीरों के अधीन अलग अलग पलटने करके चारों ओर विद्रोहियों का नाश कर देने का प्रबंध कर दिया था। कर्नल रॉबर्टसन
सेना सहित ग्वालियर की ओर भेजे गए थे। 1 जून को रॉबर्टसन साहब की ओर से विद्रोहियों के ग्वालियर पहुंचने की खबर सर ह्यू रोज को मिली। इस खबर से उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहुत सारी गोरी और काली सेना, घुड़सवार और तोपखाना आदि मेजर स्टुअर्ट के अधीन करके रॉबर्टसन साहब की मदद के लिए भेज दिया। यह सेना ग्वालियर पहुंच भी नहीं पाया था कि 4 जून को रोज को यह समाचार मिला कि विरोधियों ने ग्वालियर जीत लिया और वहां के महाराज आगरा भाग गए। यह सुनते ही रोज साहब चिंतित हुए और उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। झांसी और कालपी की जीतने से उन्हें जो आनंद हुआ था उसे वे क्षण भर के लिए भूल गए। कहां तो वे आराम करने के लिए बंबई जा रहे थे और कहां उन्हें इस बड़ी चिंता ने आ घेरा। परंतु वे बहुत दृढ़ और साहसी वीर थे। वे धैर्य के साथ फिर विद्रोहियों को पराजित करने के लिए वीर, पराक्रमी और चतुर योद्धा के समान विरोधियों से सामना करने के लिए तैयार न होते तो ग्वालियर में राव साहब पेशवा द्वारा पुनर्जीवित किया हुआ पेशवाई का वृक्ष बड़ा हो जाता और उसकी जड़ें दक्षिण तक जम जाती। इन दिनों बरसात के कारण ग्वालियर पर चढ़ाई करना उनके लिए बहुत जरूरी था। मेलिसन के समान अंग्रेजी इतिहासकार ने कबूल किया है कि यदि उनको थोड़ी सी देर हो जाती तो तात्या टोपे के समान पुरुष अपनी अलौकिक बुद्धि से ना जाने क्या कर डालता। अंग्रेज सरकार का भाग्य बहुत अच्छा था कि ऐसे विकट प्रसंग में सर ह्यू रोज के समान योद्धा उसे मिल गया। मेलिसन साहब ने इस भयानक प्रसंग का वर्णन करते हुए मेलिसन हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटनी में लिखा है, यह बात कोई नहीं जानता था कि यदि ग्वालियर विद्रोहियों के हाथ से जल्दी ही लिया नहीं जाता तो कितनी हानि होती। यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो तात्या टोपे कालपी की लड़ाई में हारी हुई सेना को एकत्र करके बहुत बड़ी सेना तैयार कर लेता और सारे हिंदुस्तान में मराठों का विद्रोह खड़ा कर देता। क्योंकि ग्वालियर का किला उसके हाथ में आ जाने से उसके पास राजकीय और सैनिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी और इसके पास धन, जन तथा लड़ाई का दूसरा बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था। यह बात भी संभव है कि वह बहुत चतुर होने के कारण कई प्रांतों में पेशवाई का झंडा खड़ा कर देता।